हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3। उसके अंदर यूनिट 1, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं। पहला जो वीडियो था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उसका डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। दूसरा जो वीडियो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, उसका भी हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हमने देखा था उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये जो यूनिट है चैप्टर हमारा, ये जो यूनिट है यूनिट नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 थियरी ऑफ प्रोडक्शन, ये 2 भाग में बटा हुआ है। मूवी का एक पार्ट हमने ऑलरेडी कर दिया है जो था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, तो वो मूवी का एक पार्ट था। अब मूवी का सेकेंड पार्ट चालू होने जा रहा है, जिसके अंदर शॉर्ट रन प्रोडक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन, बस ये 3 पॉइंट देखेंगे और ये हमारा यूनिट हो जाएगा फिनिश। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मैं वापस बता दूं, ये जो वीडियो होगा, ये जो वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में, मतलब शॉर्ट रन प्रोडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू इसमें से भर भर के आते हैं, इसलिए हमको ये कंसेप्ट बड़ा ही अच्छे से करना है। क्योंकि ये जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन है, ये आपका जो हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे कॉस्ट थियरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, थियरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक इससे होती है। इसलिए इसकी ये जो यूनिट है, जितना आपको क्लियर होगा, आपका आने वाला यूनिट्स भी क्या होगा, और ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो चलो इसको हम शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम जय श्री राम। तो आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो ये हमारी स्क्रीन, हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन हमने एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट कर दिया था। ओके, अब हम आते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। चलो, प्रोडक्शन फंक्शन को हम आए इससे पहला, बेटा आपने आपने हमारा डिमांड के ऊपर का लेक्चर भी देख लिए होंगे। डिमांड फंक्शन, क्या आपने डिमांड फंक्शन सुना है? नहीं सुना है तो जाके मेरे वो चैप्टर्स और वो लिंक आप यूट्यूब चैनल पे है, उसको देख सकते हैं। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है जब कोई प्रोडक्ट की डिमांड आपको फाइंड आउट करनी हो, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिमांड्स होती है। जैसे प्राइस होती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं, फिर इनकम होती है, एंड अदर अदर गुड्स होते हैं। मतलब ये क्या होता है, अदर फैक्टर्स होते हैं। बेटा जी यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जितने भी हमारे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, वो डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर लिखते हैं। और उसके ऊपर से बेटा हमको क्या मिलता है, उसके ऊपर से मिलता है टोटल डिमांड कितनी होगी। जैसे प्राइस ऑफ अ गुड्स कितना हुआ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी, फ्यूचर प्राइसेस, जितने भी हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, वो सारे डिटरमिनेंट्स हमारे अंदर आते हैं। उस डिटरमिनेंट्स को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फाइंड आउट करते हैं। बेटा मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी वो डिपेंड करेगा मेरे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। मतलब ये डिटरमाइन करते हैं कि मेरी डिमांड कितनी होगी। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। और क्योंकि ये डिटरमाइन करेंगे कि मेरी डिमांड कितनी हो गई, तो ये हो गए मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो गया, ये हो गया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिमांड फंक्शन हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूनिट 1 के अंदर देखा था डिमांड फंक्शन। वैसे ही बेटा होता है प्रोडक्शन फंक्शन। जब हमको फाइंड आउट करनी हो कि टोटल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, वापस से जब हमको फाइंड आउट करना हो कि टोटल प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, तो टोटल इनपुट को ध्यान में रख के मैं टोटल आउटपुट डिसाइड कर रहा हूँ। टोटल इनपुट को ध्यान में रख के मैं टोटल आउटपुट डिसाइड करता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब कि सर ये एक स्टेटमेंट है जो एक रिलेशनशिप बता रहा है कि मेरे टोटल इनपुट
और से मेरे कितने टोटल आउटपुट बनेंगे। मतलब फर्म के पास जो स्कैर रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा स्कैर होते हैं, इनपुट हमेशा शॉर्ट होते हैं, मतलब हम अबंडेंट मात्रा में इनपुट नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसे पैसों का कंस्ट्रेंट होता है, जगह की अवेलेबिलिटी होती है, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो हमारे जो इनपुट हैं, जो स्कैर हैं, उसका यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हमारी कितनी गुड्स प्रोड्यूस होंगे, कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, मेरे कितने गुड्स प्रोड्यूस होंगे, वो मेरा आउटपुट है, वो क्या है, डिपेंडेंट है। वो डिपेंडेंट किस पे है, मेरे इनपुट के ऊपर। ये सब मेरे क्या है, इनपुट। तो जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। मेरे इनपुट डिसाइड करते हैं कि मेरे आउटपुट कितने होंगे। तो इनपुट कौन सा वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट। आउटपुट कौन सा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट। कि आउटपुट डिसाइड करेगा कि मेरा इनपुट डिसाइड करेगा मेरा आउटपुट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये क्या है, एक प्रोडक्शन फंक्शन है जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में बताया जाता है, जो एक रिलेशनशिप बताया है किसके बीच में, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा क्या हो गया, मेरा आउटपुट, मेरा जितना गुड्स प्रोड्यूस होगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इनपुट। और वो इनपुट क्या होता है, वो इनपुट होता है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। समझ गए? ओके बेटा, हम अपनी जो नोट्स को इस तरह से इनकॉर्पोरेट करते हैं कि बच्चा जब अगर सेल्फ स्टडी करता तो उसको इजीली समझ आ जाता है। वैसे ही हमारे अकाउंट्स की नोट्स, हमारे इकोनॉमिक्स की नोट्स हैं, क्यूए की नोट्स हमने उस तरह से डिज़ाइन किए ताकि आप इजीली सेल्फ प्रिपरेशन में आप ढंग से इजीली इसको क्या कर सको, स्टडी कर सको, और एग्जाम में आपका टाइम कम से कम यूज़ हो, क्योंकि जो हमारे सीए का सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, और वहाँ पे आप कहाँ अपनी नोट्स बनाने के लिए टाइम आपके पास होगा नहीं। इसलिए हम नोट्स ही वैसे बनाते हैं कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। ओके बेटा, तो ये हमारा फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वापस से मैं बता दूं बेटा, ये हमारा इनपुट होता है जो होता है इंडिपेंडेंट, और जो क्या होता है फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसकी मदद से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या होगा, मतलब आउटपुट हमारा डिपेंडेंट है जो मेरे इनपुट पे है। ओके जी, ठीक है। तो वैसे तो फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। बट बेटा फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे इनपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, लेबर एंड कैपिटल कैपिटल। वापस से मैं बता दूं, यहाँ पे हम अपने इनपुट के अंदर, यहाँ पे जो आगे का जो पार्ट रहने वाला है उसके अंदर हम सिर्फ दो ही इनपुट को कंसिडर करते हैं, जो होते हैं हमारा लैंड और दूसरा होता है हमारा कैपिटल। क्या होता है, एक हमारा लैंड और दूसरा हमारा कैपिटल। ये दो फैक्टर को कंसिडर ध्यान में रख के हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आउटपुट कितना होगा। ओके, तो बेटा देख, यहाँ पे आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो मतलब जो आपका फैक्टर प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब आपका क्यू, वो क्या होगा, एल एंड के। एल एंड के, एल का मतलब क्या हो गया, वो हो गया लेबर, और कैपिटल सी मतलब, यहाँ पे के मतलब कैपिटल, के को डिनोट किया हुआ है कैपिटल से। ठीक है बेटा, ओके जी। अब है ना बेटा, इसमें है ना कुछ आपको कुछ एजम्पशन ध्यान रखने हैं। एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एजम्पशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो दे आर द थ्री मेन एजम्पशन। कौन कौन से एजम्पशन है सब, तो फर्स्ट एजम्पशन है कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना बेटा, वो फिक्स्ड है, इज एग्जिस्ट फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। मतलब क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट होता है कि यहाँ पे इतने इनपुट का यूज करके मैं इतने आउटपुट बना पाऊंगा। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। सेकंड, यहाँ पे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ना मेरी, वो बदलनी नहीं चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी बदल गई तो मेरा इनपुट आउटपुट का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो गलत पड़ जाएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी शुड रिमेन सेम, अनचेंज। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक मिनट इसको रब कर दूं, क्योंकि हम अपनी नोट्स बच्चों के साथ भी यही नोट्स को डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। ओके, third, whatever input combination are included in particular function, the output resulting from that utilization is at maximum level। मतलब जितने भी हम इनपुट
का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कि लेबर एंड कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, उससे मेरा जो आउटपुट निकलने वाला है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल पे, कि मैं उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि मैं इतने इनपुट और इतने आउटपुट से इतना प्रोडक्शन कर सकूं, नहीं, मैक्सिमम कितना इनपुट, मैं कितने में मैक्सिमम मैं लेबर लूंगा कि मैं उससे मैक्सिमम आउटपुट प्रोडक्शन कर सकूं। ओके, तो ये तीन आपको यहाँ पे याद रखना है, और यहाँ पे इसके ऊपर एमसीक्यू भी आया हुआ है हमारे सीए मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा एजम्पशन क्या है बेटा, पहला कि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, देयर इज अ रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन अनचेंज। एंड तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो इनपुट एंड जो जितने मैं इनपुट लूंगा उससे मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकूंगा। In nutshell, the relationship between maximum amount of output that can be produced with the help of the input required to make the output, मतलब क्या है, there is a relationship exist करना चाहिए कि कितने इनपुट से मैं कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूँ, कितने इनपुट से मैं कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूँ। नेक्स्ट, इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो मेरी सेम रहनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए, वो अनचेंज नहीं होनी चाहिए, अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। ये किसने बोला, हमारा सैमुअलसन ने बोला। नेक्स्ट है यहाँ पे द इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट रिक्वायर्ड टू अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कितने मिनिमम इनपुट यूज करूंगा तो कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा। याद रखना कि इनपुट आउटपुट, इतना मिनिमम इनपुट तो लगेगा जिससे मैं मैक्सिमम मैं इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकूंगा। ठीक है, ओके, ओके बेटा, ओके। तो बेटा यहाँ पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन देख लिया है। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करवाता हूं। प्रोडक्शन फंक्शन किसको बोलते हैं, जिससे हम बता सके कि भाई कितने मेरे इनपुट होंगे, जिससे मेरा कितना आउटपुट होगा। जो इनपुट होगा वो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा, और वो क्या होता है, वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उससे मैं आउटपुट बनाऊंगा जो क्या होता है, मेरा डिपेंड करता है मेरे इनपुट के ऊपर, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यहाँ पे वैसे तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 आते हैं, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल को कंसिडर करते हैं। एक होता है हमारा लेबर, दूसरा होता है हमारा कैपिटल। लेबर और क्या होता है, लेबर और कैपिटल हमारे 2 वेरिएबल होंगे जो मेरा इनपुट में यूज होगा। यहाँ पे हमारे एजम्पशन के अंदर हमने देखा कि रिलेशनशिप होना चाहिए किसके बीच में, हमारे इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। दूसरा, टेक्नोलॉजी शुड रिमेन अनचेंज। एंड तीसरा, जो इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है कि भाई इतने मिनिमम इनपुट लूंगा तो मैक्सिमम इतना आउटपुट बनेगा ही बनेगा। ठीक है बेटा, ये क्या था, ये थे हमारे एजम्पशंस। अब आते हैं हम मेन कंसेप्ट के ऊपर। अब आगे का जो चैप्टर है, आगे का जो यूनिट बाकी है, वो सिर्फ 2 भाग में है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन का मतलब होता है बेटा जो 1 साल से पीरियड से कम का, जो 1 साल से टाइम पीरियड का कम हो, उसे शॉर्ट रन बोलते हैं। क्या, जी मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये शॉर्ट रन है, ये कोई टाइम को नहीं बताता। शॉर्ट रन मतलब टाइम से कोई रिलेटेड नहीं होता, लॉन्ग रन का भी टाइम से कोई रिलेशन नहीं होता। तो सर होता क्या है, चलो तो इसको हम देखते हैं एक स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ, हाँ जी। जो मेरा शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन ये कहानी है हमारे मुखिया एंड हमारे नित्या, मुकेश भाई एंड नीता भाई। इन्होंने सोचा कि चलो इंडिया को हम एक कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि चलो इंडिया को हम कैंपा पिलाते हैं। कैंपा बनाने के लिए इन्होंने प्लानिंग फेज में गए कि भाई दोनों ने बैठे, मुकेश एंड नीता अंबानी दोनों बैठे और सोचे कि चलो कैंपा बनाने के लिए पहले डिसाइड करो कि हमारी टोटल डिमांड कितनी होने वाली है। टोटल डिमांड हमने डिसाइड की कि लोग टोटल इतने हमारे कैंपा फर्स्ट ईयर के अंदर परचेस करेंगे। उसके बेसिस पर क्या किया, मैंने अपनी मशीनरी खरीदी, इतने लेबर को हायर किया। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग फेज था, और प्लानिंग फेज में मैंने क्या डिसाइड किया, इतनी लेबर, इतने इतने लेबर और इतनी मशीनरी। मशीनरी मेरा क्या हो गया, मशीनरी मेरा कैपिटल हो गया, और ये तो लेबर ही रहने वाला है। तो ये मेरे 2 इनपुट हो गए, मैंने इतने लेबर लिए, इतने कैपिटल लिए, और अपना प्रोडक्शन चालू किया। जैसे ही प्रोडक्शन चालू किया, मैंने 6000 से के प्रोडक्शन से 6000 के यूनिट से प्रोडक्शन चालू किया। टोटल कैपेसिटी थी सपोज इसकी 10,000। होने लगा कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो मुकेश अंबानी घबरा गया कि भाई क्या करूं, डिमांड बढ़ती जा रही है। वो नीता के पास गया, नीता अंबानी क्या करूं। उसने बोला कुछ नहीं, जो तेरे लेबर है उसको बढ़ा दे, लेबर को बढ़ा दे, सिंपल है। उसने बोला ओके। यहाँ पे जो लेबर थे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेबर उसने क्या किया, बढ़ा दिए। मतलब क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं उससे हमारा जब सेल्स बढ़ता है, और सेल्स के कारण जो डिमांड आती है, तो डिमांड को पूरा करने के लिए हम फर्दर
प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेबर को बढ़ाते हैं, हम अपने लेबर को बढ़ाते जाते उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जाता है। मगर क्या हुआ बेटा, हमने 15 एडिशनल लेबर को किया और उससे हम प्रोडक्शन करने लगे, मगर हुआ क्या, ये जो डिमांड है, डिमांड पहुंच गई 20,000 बोतल के ऊपर। कितनी? 20,000 बोतल के ऊपर। हुआ क्या कि ये जो हम मशीनरी थी, हमारे पास इतनी इनफ नहीं थी कि फर्दर प्रोडक्शन को यूज कर पाए। हम लेबर को बढ़ाते तो भी उससे क्या कर लेते, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो करना था मशीन ने, और मशीन हम बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि वो जो एरिया था वो तो लिमिटेड था। हमने सोचा क्या करे उतने में नीता अंबानी आती है, वो बोलती है, क्या हुआ मुखिया? मुकेश भाई बोलते हैं कि भाई नित्या, कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे इतनी डिमांड बढ़ गई कि अब मेरी ये मशीन प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। उसने बोला कोई बात नहीं, एक नई फैक्ट्री ले जिसके अंदर नई 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 मशीनें इंस्टॉल कर, और क्या कर, और नए लेबर को हायर कर और बिजनेस को ग्रो कर। तो यहाँ पे क्या किया, इस फेज के अंदर वापस हम कौन से फेज पे चले गए, प्लानिंग फेज पे। कौन से फेज पे? प्लानिंग, जहाँ पे हमने वापस से नई नई मशीनरी इंस्टॉल की है और नए लोगों को हायर किया। तो जब मैं अपने सारे फिक्स फैक्टर को, फिक्स एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर दोनों को क्या करता हूँ, ऑल्टर करता हूँ। क्या करता हूँ? ऑल्टर करता हूँ। तो वो फैक्टर कौन सा फेज होता है? मेरा प्लानिंग फेज, और उसी को बोलते हैं लॉन्ग रन। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन के अंदर मैं अपना फिक्स एंड कैपिटल, फिक्स एंड लेबर दोनों को क्या करता हूँ, ऑल्टर करता हूँ। दोनों को क्या कर सकता हूँ, ऑल्टर। दोनों को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। दोनों को इंक्रीज कर सकता हूँ। उसी को बोलते हैं लॉन्ग रन। बेटा शॉर्ट रन कौन सा फेज होता है? तो शॉर्ट रन के अंदर जब मैंने एक बार फैक्ट्री सेटअप कर दी, मशीनरी सेटअप कर दी, उसके बाद अगर प्रोडक्शन की डिमांड है तो मैं अपने लेबर फैक्टर को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कैपिटल फैक्टर को ना 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 रे। तो लेबर को इंक्रीज करूंगा, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं करूंगा, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट रन फैक्टर, शॉर्ट रन फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे बेटा इन शॉर्ट अगर मैं एक शॉर्ट में बोलूँ तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, मेरा लेबर को, मेरे ये जो लेबर है वेरिएबल होते हैं, कैपिटल जो होता है वो मेरा फिक्स होता है। कैपिटल को चेंज नहीं कर सकता हम, लेकिन हाँ लेबर को चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इट इज डन इन अ एक्चुअल प्रोडक्शन फेज। मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट रन होता है वो क्या होता है, मेरा प्रोडक्शन फेज होता है, जिसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जब इंक्रीज डिमांड होती है तो मैं अपने लेबर को भी इंक्रीज करते जाता हूँ। एंड एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट चालू रखना बेटा। तो बेटा मैं ये बोल रहा था कि जो शॉर्ट रन फंक्शन होता है उसमें मेरा लेबर एंड कैपिटल बोथ कैन बी ऑल्टर्ड। मतलब सॉरी, शॉर्ट रन के अंदर जो मेरा लेबर होता है वो वेरिएबल होता है, उसको मैं ऑल्टर कर सकता हूँ, लेकिन कैपिटल को ऑल्टर नहीं कर सकता। वो कैसा होता है, वो मेरा फिक्स का फिक्स रहता है। ये मेरा कौन सा फेज होता है, जब मैं प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन फेज में होता हूँ, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम लर्न करेंगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कौन सा? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो सर लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा, लॉन्ग रन के अंदर मेरा लेबर और कैपिटल दोनों ऑल्टर हो सकता है, दोनों मेरे वेरिएबल होते हैं, दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये कौन सा फेज होता है, प्लानिंग। जब मैं स्टार्टिंग फेज में होता हूँ, जब मैं कुछ डिसीजन लेता हूँ कि कितनी मशीनरी होगी, कितने लेबर होंगे, तो वो मेरा कौन सा फेज होता है, लॉन्ग रन फेज होता है। यहाँ पे हम किसको स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। किसको स्टडी करते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को स्टडी करते हैं। तो ये मेरा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन। चलो इसी को हम डिटेल में अब देखते हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट, या तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आप इसमें से कुछ भी बोलो, सबका मीनिंग एक ही है, वेरिएबल, लॉ ऑफ वेरिएबल इनपुट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके जी। हम्म, एक चीज याद रखना, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बेटा, ये है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अलग होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अलग होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने कहाँ देखा था बेटा, ये हमने देखा था हमारे यूनिट के 2 में, टू चैप्टर 2 यूनिट 2 के अंदर, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उसके अंदर हमने जब वो पढ़ते हैं ना ऑर्डिनल अप्रोच, उसके अंदर जब कार्डिनल अप्रोच के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, धीमे धीमे कम होती है। उसी वो किस बेस पे काम करती है, वो काम करती है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अलग है,
एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अलग है, इस चीज को ध्यान रखना। ओके जी, ओके, ठीक है। ये कहाँ पे आएगा आपका यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 के अंदर आता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, और ये क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में मेरा लेबर वेरिएबल है लेकिन कैपिटल मेरा फिक्स है। यहाँ पे मैं किसको स्टडी करता हूँ, रिटर्न टू वेरिएबल, या तो आप इसको रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट, या तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को भी बोल सकते हो। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जब हम इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वन यूनिट, मतलब जब हम एक इनपुट, जब हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं तो उससे कितना मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है, उसी को स्टडी किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स इनपुट मेरा फिक्स रहता है और आई कैन ओनली चेंज माय वेरिएबल इनपुट, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल इनपुट मस्ट इवेंचुअली डिक्लाइन। अब ये क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ नीचे। ओके बेटा, ये कुछ थियरी है, इसमें क्या होता है, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, इस कंसेप्ट को मैं बाद में आता हूँ आपके ऊपर। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, आपको ले चलता हूँ प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर, प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा फिर थियरी समझाऊंगा, इजीली समझ में आएगा। देख, उससे भी ज्यादा ये मैंने मैंने अपनी ऑफिस चालू की, सीए की ऑफिस चालू करनी है, और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई मैं सीए की ऑफिस चालू करूंगा और नेक्स्ट आने वाले 3 साल के अंदर मेरे इतना काम बढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फैक्ट्री सेटअप करता हूँ। इस फैक्ट्री मैंने सेटअप की है, इस फैक्ट्री के अंदर मैंने 4 कंप्यूटर खरीद के रख लिए, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, 4 कंप्यूटर परचेस कर लिए। हाँ जी, ये जो कंप्यूटर है ये मेरा क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, ये मेरे फिक्स कैपिटल होगी। हाँ जी, ये मेरा क्या हो गया, फिक्स कैपिटल। क्या अब मैं इसको ऑल्टर कर सकता हूँ, नहीं जी, ये इतनी ही जगह थी ऑफिस एरिया जहाँ पे मैंने अपना फैक्ट्री, जहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर को सेटअप कर दिया। ओके, अब क्या होता है, शुरू के अंदर मैंने क्या किया, एक व्यक्ति को हायर किया, एक व्यक्ति को हायर किया, वन वुमन आर्मी, मतलब वो लेडी क्या थी, वो लेडी पूरा काम हैंडल कर रही थी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट आती थी मैं उसको काम देता था, अकॉर्डिंगली वो मेरे को काम करके देती थी। हुआ क्या, काम का लोड बढ़ने लगा, काम का लोड बढ़ने लगा, तो उसने बोला कि सर अब काम का लोड बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, आप मेरे को क्या करो, आप मेरे को एक एडिशनल पर्सन अपॉइंट करके दो। तो मैंने क्या किया, मैंने मिस्टर एक्स को अपॉइंट किया और उसको बोला भाई अब क्या करोगे, ये जो काम जो पहले ये एक लेडी कर रही थी, अब ये क्या होगा, ये तुम दोनों में बढ़ जाएगा। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू, ठीक है। काम और बढ़ने लगा भगवान की दुआ से। तो हमारे जब काम बढ़ने लगा तो मैंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सर अब नहीं पहुंचा जा रहा, थोड़ा सा काम बढ़ रहा है, आप एक और व्यक्ति को हायर करो। मैंने बोला नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। काम बढ़ने लगा तो हमने ये जो काम था ना, ये काम 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3 के बीच में। अब क्या हुआ, वो जैसे इनका काम इतना अच्छा था कि इनको देखे क्लाइंट खुश हुआ और क्लाइंट ने बहुत फर्दर वर्क अलोकेशन किया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने 4 व्यक्ति को काम ये अलोकेट कर दिया। अब बेटा मेरे कंप्यूटर कितने थे, 4। अब आदमी कितने हैं, काम कितने करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 4। एक अकाउंट का दिख रहा है, एक ऑडिट दिख रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स दिख रहा है, एक डायरेक्ट टैक्स दिख रहा है। मतलब 4 कंप्यूटर थे और 4 के 4 कंप्यूटर पे अब लेबर मेरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं, लेबर मेरे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। मतलब क्या है बेटा, मतलब ऐसा था कि मेरे कंप्यूटर तो 4 थे, 1 2 3 4। मैंने एक लेबर बढ़ाया, हाँ। मैंने दूसरा लेबर बढ़ाया, हाँ। मैंने तीसरा लेबर बढ़ाया, हाँ। मैंने चौथा लेबर बढ़ाया, हाँ। अब मैं जब 5वां लेबर बढ़ाऊंगा तो क्या मेरे पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, नहीं जी नहीं। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, तो बेटा जी यहाँ पे इनका काम का वर्कलोड इतना बढ़ने लगा कि उन्होंने बोला कि सर हमको असिस्टेंट चाहिए। मैंने बोला मैं असिस्टेंट तो दे दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास ऑफिस जो एरिया है वो लिमिटेड है, इसलिए आपको अपना काम इनसे ही मैनेज करना है। उन्होंने बोला चलेगा सर, आप खाली हमको बंदा दो। मैंने ये क्या किया, हर एक व्यक्ति को एक एक पर्सनल असिस्टेंट दे दिया। क्या किया, एक एक व्यक्ति को पर्सनल असिस्टेंट दे दिया, ठीक है। हाँ जी, अब क्या हुआ, 4 बंदे थे और चारों के पर्सनल असिस्टेंट। यहाँ पे एक बंदे की फोटो नहीं आ रही है, ऐसा मत बोलना सर, ये तो 3 ही है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, चार चार कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके 4 असिस्टेंट। अब क्या होता है कि जैसे ये व्यक्ति है, ये कंप्यूटर पर काम करके और बोल के कि जा एक क्लाइंट को फोन कर और उसको बोल ये वाली डिटेल नहीं आई है, ये वाली डिटेल भेजो। उनका कैश कलेक्शन, उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट नहीं है, उनको पेमेंट के लिए फोन करो। इनका आईटीआर आ चुका है, उनको बोल दो कि अपनी फाइल आके कलेक्ट करें। मतलब ये जो चारों व्यक्ति हैं,
ये एग्जैक्टली कंप्यूटर पे तो काम करेंगे, लेकिन ये जो अपने असिस्टेंट्स हैं उनसे क्या करेंगे, उनसे वो काम नहीं करवा पाएंगे जो वो खुद कर रहे थे, क्योंकि इनको भी क्या चाहिए, कंप्यूटर की जरूरत है, लेकिन कंप्यूटर तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये जो व्यक्ति हैं ऑफ कोर्स ये काम, इनका लोड तो कम करेंगे, लेकिन जितना लोड पहले व्यक्ति ने कम किया था उतना नहीं कर पाएंगे, जितना लोड दूसरे ने कम किया था उतना नहीं कर पाएंगे, जितने तीसरे व्यक्ति ने कम किया था उतने से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेबर को इनिशियली जब बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, जब लेबर इनिशियली बढ़ता है उससे हमारा टोटल आउटपुट बढ़ता 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 है। लेकिन एक लेवल के बाद, क्योंकि मशीन तो हम इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि तो हमारा फिक्स है, लेबर को जब इंक्रीज किया जाता है तो उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन क्या होता है उतनी नहीं बढ़ती। ये व्यक्ति है, ये चारों के चारों बोले इसके सर अभी और व्यक्ति को हायर करो, हमको नहीं पहुंचा जा। मैंने बोला कि भाई देखो मेरे पास जो मशीन है वो तो फिक्स्ड है, उसको तो इंक्रीज नहीं कर सकता, हाँ लेकिन मैं लेबर को इंक्रीज कर सकता हूँ। बोले ठीक है सर जो देना है दो, लेकिन हमको इंक्रीज करके दो। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑपरेटर के बीच में 3 असिस्टेंट बैठा दिए। कितना असिस्टेंट बैठा दिए, 3। हर एक व्यक्ति को 3 3 असिस्टेंट दे दिए। बेटा जी होगा क्या, यहाँ पे काम कम होगी, गपशप ज्यादा होगी। यहाँ पे ये व्यक्ति बोलेगा ये काम मैं क्यों करूँ, वो काम तू कर, वो काम मैं क्यों करूँ, ये काम तू कर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चारों के चारों व्यक्ति क्या करेंगे, आपस में झगड़ेंगे, लड़ेंगे, काम कम करेंगे, और क्या होंगे, दूसरे बातें ज्यादा होंगी। इन शॉर्ट क्या होता है, जब अब आप अपने फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं करें, लेकिन जब वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते तो एक लेवल के बाद, जब वेरिएबल फैक्टर मतलब जब मेरा लेबर बहुत ज्यादा से बढ़ जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे यहाँ पे मेरा जो टोटल आउटपुट है वो डिक्रीज होने लगता है। तो बताइए अच्छी बात है कि खराब बात है कि मैं लेबर को भी बढ़ाऊं, उसको सैलरी भी दूं, उसको बोनस दूं, उसको लीव इनकैशमेंट दूं, और उससे मिलने वाला जो आउटपुट है वो मेरा नेगेटिव है। क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या, नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। तो ये आपने कंसेप्ट को सीखा। अब हम आते हैं इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हमारे टेबल के अंदर। देख बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर आप एक लेबर को हायर करते हो तो एक लेबर आपको टोटल कितना प्रोडक्शन करके देगा, वो आपको 100 यूनिट का प्रोडक्शन करके देगा। ठीक है, 100 का प्रोडक्शन करके देगा। सपोज अगर आप 2 व्यक्ति को लेते हो तो वो बोलता है कि 2 व्यक्ति के कारण मेरा जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। सर ये कैसे होता है, तो बेटा मैंने बोला ना कि जब दूसरा व्यक्ति आता है वो क्या करता है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अपने माथे पे ले लेता है, इसलिए जो काम का है ना बाइफरकेट हो जाता है, और काम के बाइफरकेट होने के कारण क्या होता है, जो दूसरे व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, कंपेयर टू फर्स्ट वन से हायर होती है। तो इसका जो प्रोडक्शन होगा 210 होगा। सर इसकी प्रोडक्टिविटी हायर कैसे हुई, तो वो मैं आपको बताता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर से। अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, तो बेटा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एडिशनल वर्क करना। मैं वीडियो चालू, ओके। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब का मतलब होता है कि जब एक एडिशनल लेबर आता है तो उसके द्वारा कितना एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, यहाँ पे देख, जैसे मैंने अभी कंप्यूटर वाला एग्जांपल बताया ना, अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक लेबर को हायर किया, वो कितना प्रोडक्शन कर रहा था, 100 का प्रोडक्शन कर रहा था, उस मतलब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 100 हो गया। ओके, अब यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा कि जब जीरो थे तब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं था, लेकिन जब एक एडिशनल आया तो 100, पहले का प्रोडक्शन जीरो, अभी का प्रोडक्शन 100, कितना प्रोडक्शन बढ़ा, 100 से प्रोडक्शन बढ़ा। तो बेटा एक चीज को याद रखना कि जो फर्स्ट लेबर होता है ना, फर्स्ट लेबर उसके द्वारा किया गया टोटल प्रोडक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एमयू होता है। तो ये होता है क्वेश्चन, ये आता है कंसेप्ट कि कौन सा स्टेज होता है जहां पे टी यू इक्वल टू एम यू होता है। कोई भी एक स्टेज पर, कोई भी स्टेज नहीं होता जहां पे टी यू इक्वल टू एम यू होता है, सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज होता है, जो फर्स्ट लेबर होता है ना, उसके द्वारा किया गया टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। क्यों, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन भी वही है, और जो पहले प्रोडक्शन जीरो था मतलब टोटल कितने से बढ़ा, तो ऑफकोर्स जितना उसने प्रोडक्शन किया उतने से बढ़ा। तो पहला जो लेबर के द्वारा किया गया हुआ काम होता है उतना ही मेरा एम यू होता है। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी नहीं, एमपी, एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। अच्छा बेटा, अगर मैं ये बोलूं कि वन नहीं, मेरे को एक और लेबर हायर करो, अब तुम दोनों मिलके
तुम दोनों मिलके कितना प्रोडक्शन कर रहे हो? उसने बोला 210 का प्रोडक्शन हो रहा है सर जी। मैंने बोला अच्छा ये बता, ये जो एक एडिशनल लेबर आया ना, इससे मेरे को कितना फायदा हुआ, इसने कितना प्रोडक्शन किया? तो बोले सर मैंने अकेले ने 100 का किया था, हम दोनों ने मिलके 210 किया है। हम दोनों ने मिलके 210 का किया है, मतलब सेकंड वाले ने कितना किया है? तो 210 माइनस 100, तो ये आएगा 110। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपको मालूम पड़ा 210 माइनस 100। अब मैं इसका देखो फॉर्मूला बनाता हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी एट 2, मार्जिनल यूटिलिटी एट 2 का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है टोटल यूटिलिटी, क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टू, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ टू का फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे होगा टोटल प्रोडक्ट टीपीएन, टोटल प्रोडक्ट ऑफ टू माइनस टीपीएन माइनस वन। क्या होता है? टीपीएन माइनस वन। तो यहाँ पे क्या होगा? टीपी टू कितना है? तो टीपी टू है 210। ठीक है, 210। और टीपी एन माइनस वन मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है टीपी वन। टीपी वन कितना है? 100। तो 210 माइनस 100 वो कितना हुआ? वो हुआ 110। समझ गए? तो ये आ गया। अच्छा बेटा, सपोज मैं पूछूं कि सर MP3 कितना होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट एट 3, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा TP3, जो यहाँ पे 3 है वो 3 यहाँ पे आएगा, और 3 के पहले आता है 2, तो ये TP2। तो यहाँ पे ये कितना है? 330 माइनस 210, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 120। आपको क्लियर हो गया? ये मेरा क्या था? मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। फॉर्मूला को याद नहीं करना, एकदम सिंपल है। एडिशनल, एक लेबर को ऐड करने से, एक लेबर, याद रखना बेटा क्या है? लेबर। एक लेबर को ऐड करने से कितना प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन बढ़ा। तो यहाँ पे उसके द्वारा कितना प्रोडक्शन बढ़ा है? 120। अब मैं देखो एक और चीज बताता हूँ। यहाँ पे देख, पहला लेबर 100 प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा लेबर 110, उससे भी ज्यादा, तीसरा लेबर उससे भी ज्यादा 120। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्कलोड हमारा सेग्रीगेट होता जाता है, उसके कारण क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। मगर रुको, अब जब चौथा लेबर आ रहा है, वो उसके कारण कितना प्रोडक्शन हुआ? 330 की जगह 440 हुआ। मगर मैं ये पूछूं कि एडिशनल कितना प्रोडक्शन हुआ? फोर्थ लेबर के कारण एडिशनल कितना लेबर प्रोडक्शन हुआ है? तो वो हुआ है 440 माइनस 330, 440 माइनस 330, तो वो कितना आएगा? 110। समझे? तो यहाँ पे फोर्थ लेबर, यहाँ पे हमारा MU4 क्या आएगा? MU4 आएगा 110। अब बेटा अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे शुरू में हमारा जो लेबर एक एडिशनल जब हायर करता था, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी। लेकिन अब क्या आया? अब हमारी उसके द्वारा किया हुआ प्रोडक्टिविटी क्या है? कम होने लग गई है। मतलब यहाँ तक ये जो था, यहाँ तक मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पे क्या हुआ? ये प्रोडक्शन मेरा डिक्रीज हुआ है। अब बेटा मैंने जैसे पांचवें लेबर को हायर किया, टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? हाँ जी बढ़ा है। टीपी 440 और 520, बताओ ये इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ? हाँ जी हुआ है। लेकिन इसके द्वारा फिफ्थ लेबर के द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन कितना है? तो फिफ्थ लेबर के द्वारा प्रोडक्शन है 520 माइनस 440, उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन है 80। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और कम हो गई। सिक्स लेबर से टोटल प्रोडक्शन निकल रहा है 600, मतलब टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 के द्वारा किया गया प्रोडक्शन है 600। लेकिन मैं बोलूं सिक्स लेबर के द्वारा कौन सा है? तो सिक्स लेबर के द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन है 600 माइनस 520, मतलब ये है 80। मैं बोलूं टोटल 7 मतलब कितना प्रोडक्शन? 617, लेकिन सेवंथ लेबर के कारण कितना? 80। टोटल 8 के द्वारा 720, लेकिन एट्थ लेबर के द्वारा कितना है? 50। टोटल 9 के द्वारा कितना? 750, लेकिन नाइन्थ लेबर के कारण कितना प्रोडक्शन बढ़ा? 30। टेंथ टोटल 1 टू 10 के द्वारा कितना? 750। अरे रुको, नाइन्थ जब टोटल 9 लेबर थे तो भी 750,
जब टोटल 10 हुए तो भी 750। ऐसा क्यों हुआ बेटा? यहाँ पे प्रोडक्शन तो बढ़ना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, मेरा जो फिक्स फैक्टर होता है, मेरा जो फिक्स फैक्टर होता है, वो फिक्स फैक्टर उसको जो बोलते हैं फिक्स कैपिटल, वो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे मेरा लैपटॉप, मेरे कंप्यूटर, वो मेरा क्या है, फिक्स्ड है। कंप्यूटर को मैं ऑल्टर नहीं कर सकता, फिक्स कैपिटल को ऑल्टर नहीं कर सकता। इसीलिए क्या होता है, जब मैं लेबर इंक्रीज करते जाऊंगा तो क्या होगा, वो एक का असिस्टेंट, फिर दो असिस्टेंट, तीन असिस्टेंट, फिर काम में झगड़ा, झगड़े से क्या ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन। मतलब ये क्या हुआ कि 10th लेबर के कारण मेरे को कोई भी प्रोडक्टिविटी में राइज नहीं मिला। यहाँ पे हमारा एमयू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर नेक्स्ट मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, हम और लेबर को हायर करेंगे। मैंने एक और लेबर को हायर कर दिया, तो टोटल 11 के द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन कितना है, 740। अरे ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन माइनस में चला गया। पहले प्रोडक्शन 750 होता था, अब प्रोडक्शन सिर्फ 740 हो रहा है। मतलब ओवरऑल प्रोडक्टिविटी मेरी में क्या हुई है, डाउन 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 डाउन, क्या हुई है, डाउन हुई है। मतलब वो नेगेटिव गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। हाँ जी, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब मैं इसके ऊपर और थोड़ा सा डिटेल में ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको समुद्र में गोते खाएंगे, इतना डिटेल में ले जाऊंगा, बीच समुद्र में ले जाके समुद्र की गहराई में उतारूंगा, मस्त मस्त एनिमल्स, एनिमल्स मतलब फिशेस से आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। तो चलो आते हैं और थोड़ा सा गहराई के अंदर। अब अगर आप इस चीज को देखोगे कि जब तक है जान, जब तक एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव था, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक इंक्रीज हो रहा था, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे देखो 100 से 110, 110 से 120, तब तक मेरा टीपी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था इंक्रीजिंग ऑर्डर से। कैसे बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर से बढ़ रहा था। लेकिन बेटा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मेरा जो टीपी है ना, यहाँ पे 120 की जगह कितने का प्रोडक्शन हुआ, 110, 110 की जगह 90, 80, देन 80, देन 70। ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ओके, हाँ। तो यहाँ पे सेकंड सिचुएशन आती है कि जब मेरा एमपी कंपेयर टू लास्ट लेबर के द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन से कम प्रोडक्शन करता है, तो वो इसका जो टीपी इंक्रीज तो होता है, बट कितने रेट से होता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। कितने, कौन से रेट से डिक्रीज होता है, कौन से रेट से बढ़ता है, इंक्रीज। टीपी मेरा इंक्रीज हो रहा है, बट 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 डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 440 से बढ़ा, लेकिन कितने से बढ़ा, सिर्फ 80 से। यहाँ पे 520 से 600 हुआ, लेकिन कितने से बढ़ा, 80 से। फिर यहाँ पे बढ़ा 70 से, यहाँ पे बढ़ा 50 से, यहाँ पे बढ़ा 30 से। ओके, तो जब तक एमपी आउटकम एज अ होल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, तो ये भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। तो उसके अंदर मेरा टीपी क्या होगा, टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ओके, नेक्स्ट, जब मेरा एमपी क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, तब मेरा टीपी मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्स। सर मैक्स कैसे हो सकता है बेटा, मैक्स किसको बोलते हैं, चलो मैं मैक्स बताता हूँ। मैक्स का मतलब होता है, मैक्स मतलब ऐसा पॉइंट होता है जहां से जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, मैक्स का मतलब हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद वो क्या करता है, गिरना चालू करता है, डिक्रीज होना चालू करता है। तो ये देख, इसमें हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, 100 से बड़ा, 210, 310, 440, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 720, 750, 750। सर यहाँ पे 750 है, यहाँ पे भी 750 है, ये दो मैक्स होने चाहिए, आपने गलत लिखा हुआ है। बेटा रुक, मैंने तेरे को कंसेप्ट क्या सिखाया, मैंने तेरे को बताया कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट होता है जिसके बाद से वो गिरना चालू करता है। यहाँ पे देख, यहाँ पे जब मैंने 9th लेबर को हायर किया था, तब टोटल प्रोडक्शन कितना था, 750। क्या इसके बाद ये गिरा, नहीं जी नहीं सर, उसके बाद तो गिरा नहीं, उसके बाद तो वही का वही रहा है। तो क्या इसको तो हाईएस्ट बोल सकता है क्या, नहीं, उसको तो हाईएस्ट या मैक्सिमम नहीं बोल सकता है। सर इसमें देखें तो ये मेरा कितना था, 750। क्या उसके बाद किया हुआ प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है क्या,
क्या उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर, यस डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ? तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम मैक्सिमम। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। तो ये हमेशा एक कंसेप्ट याद रखना कि ये जो टीपी मैक्सिमम कब होता है? जब एमपी मेरा 0 होता है। ओके, वापस मैं बोलूं कि मेरा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट जब मेरा 0 होगा तब मेरा टीपी हाईएस्ट होगा। ठीक है, ओके। लास्ट, जब एमपी मेरा नेगेटिव होगा, देखो एमपी क्या है? नेगेटिव, -10 में चला गया। हाँ जी हाँ, -10 में चला गया। तब मेरा टीपी क्या होगा? तब मेरा टीपी डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज। सर डिक्रीज कैसे? देखियो 440, 520 ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 750, 750, 740 कम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमपी क्या है? नेगेटिव। जब एमपी नेगेटिव होता है तब टीपी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, तो वापस से मैं इस कंसेप्ट को और थोड़ा सा गहराई में लेके चलते हैं। ठीक है, सीए कर रहे हैं बेटा, गहराई में तो जाना ही पड़ेगा हमको। तो देखो यहाँ पे हमारे 3 स्टेज आते हैं। क्या आते हैं? 3 स्टेज। स्टेज नंबर 1 कौन सा होता है? स्टेज नंबर 1 वाला स्टेज होता है जहाँ पे एपी मैक्स होता है। क्या होता है? एपी। एपी मेरा मैक्स होता है। सर पहले एपी का मतलब तो बता दो। तो एपी का मतलब देखो, एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट। जिसका भी एवरेज निकालना हो ना, तो उसको क्या करने का? उसके क्वांटिटी से डिवाइड करने का। यहाँ पे क्वांटिटी का, यहाँ पे क्वांटिटी है लेबर टर्म में। मतलब हम क्या करेंगे? टीपी को एपी से डिवाइड करेंगे। तो टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्ट है 100, उसको एपी 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये 1 यूनिट पे मेरा टीपी इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू एपी होता है। लेकिन बेटा अब देख, अब क्या होगा? ये 210 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 105। यहाँ पे 330 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 110। यहाँ पे मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है? 110। एपी का मतलब हो गया एवरेज प्रोडक्ट, मतलब ऑन एन एवरेज एक लेबर के द्वारा किया गया प्रोडक्शन। यहाँ पे टीपी कितना हुआ? 110। अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे मेरे को बता, मैंने तेरे को मैक्सिमम लेवल का कंसेप्ट सिखाया है। अब मैक्सिमम लेवल का कंसेप्ट क्या बोलता है? कि ऐसा हाईएस्ट पॉइंट जिसके बाद वो गिरना चालू होता है। तो यहाँ पे मैक्स बताओ, यहाँ पे मैक्स कौन सा है? जल्दी क्विकली फटाफट, एपी में मैक्स कौन सा है? कमेंट में लिख के दिखाओ मेरे को, एपी का मैक्स कौन सा है? तो मैक्स का मतलब पहले हाईएस्ट ढूंढो। 100 से बड़ा 100, 105, 105 से बड़ा 110, 110 और ये भी 110। तो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया मैक्स का क्या होता है? मैक्स का क्या कंसेप्ट होता है? मैक्स मतलब ऐसा स्टेज जहाँ पे उसके बाद वो क्या करता है? गिरना चालू होता है। तो यहाँ पे 110 के बाद वो गिरा क्या? नहीं गिरा। तो क्या ये इसका मैक्स कहलाएगा क्या? नहीं जी, नहीं मैक्स ही कहलाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट लो, इसके बाद क्या वो गिरना चालू हुआ? हाँ जी गिरना चालू हुआ। 110 के बाद 104 हो गया, ये गिरा है। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा मैक्स होगा। तो मैक्स कौन सा पॉइंट होता है? 4th लेवल पे वो मेरा मैक्स आता है। ओके, तो देख बेटा यहाँ पे अब मैं तेरे को एक चीज समझ आता हूँ। स्टेज 1 मेरा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा एपी मैक्सिमम होता है। क्या होता है? एपी मैक्सिमम होता है। जिस स्टेज पे मेरा एपी मैक्सिमम होगा वहीं पे वो मेरा एमपी भी उसी को वो एमपी भी उतना ही होगा। जहाँ पे मेरा एपी मैक्स होगा वहाँ पे वो क्या होगा? एपी से वो क्या होगा? एमपी के बराबर होगा। ठीक है, हाँ। तो ये मेरा स्टेज नंबर 1 होता है। सेकंड स्टेज कौन सा होता है? सेकंड स्टेज वो स्टेज होता है जहाँ पे एमपी 0 होता है, या तो आप उसको ऐसा बोलो जहाँ पे टीपी मैक्सिमम होता है। टीपी क्या होता है? मैक्स होता है। तो स्टेज 1 में हमको मैक्स किसका लेना है? एपी का। स्टेज 2 के अंदर मैक्स किसका लेना है? टीपी का। या तो टीपी का मैक्स बोल लो या तो एमपी का 0 पॉइंट बोल लो, कि जहाँ पे एमपी 0 होगा वही स्टेज पे टीपी क्या होता है? मैक्स होता है। और उसी उसी स्टेज को बोलते हैं स्टेज नंबर 2। ओके, अब मैं ना पहले ये देखो, स्टेज नंबर 1 जो था ना, स्टेज नंबर 1, अगर स्टेज नंबर 1 देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है? जब एक एडिशनल लेबर को हायर करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है।
टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है। जब एक और एम्प्लॉय को हायर किया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा, एक और एम्प्लॉय को हायर किया तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ा। इस स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, कि एक एडिशनल लेबर को हायर करने से रिटर्न मेरा बढ़ता है। सर ऐसा क्यों बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया। फिक्स फैक्टर था ना, वो मेरा फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं था, कंप्यूटर मेरे फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं थे, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैं जब एक लेबर को हायर कर रहा हूँ तो मेरा टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे मेरा क्या होता है, टीपी बढ़ते जाता है, यहाँ पे मेरे को रिटर्न कैसा मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। कैसा रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। ओके, फिर जब सेकेंड स्टेज आता है तब मेरा जो एमपी है वो देखो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, हाँ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, जीरो पे आ गया। तो जब ये घटते जाता है, घटते जाता है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। बेटा वही तो हमने ऊपर थियरी भी नाम था मेरा, आपको याद है मैंने बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब जब क्या होता है, फिक्स फैक्टर जब मेरे फुल्ली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेबर को ऐड करते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ, तो वो लेबर को कैपिटल लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठने का तो मिलेगा नहीं, तो उसको किस पे काम करने का मिलेगा, उसको तो पर्सनल खुद ही क्या करना है, उसको तो एज अ असिस्टेंट ही काम करना पड़ेगा। वो कंप्यूटर को रिप्लेस कर पाएगा क्या, नहीं जी नहीं, वो कंप्यूटर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके द्वारा मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। समझ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिक्रीज 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 होते 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 जीरो पे हो जाएगी। जब ये जीरो पे होगी तो टीपी क्या होगा, टीपी मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, तो ये टीपी मेरा मैक्स हो गया, तो वो मेरा सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या होता है, थर्ड स्टेज ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, नेगेटिव। मतलब एक एडिशनल लेबर को हायर करने से मेरा टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। मेरे उसके द्वारा क्या हुआ प्रोडक्शन, उसके द्वारा उससे कोई प्रोडक्शन नहीं मिलता, उल्टा वो मेरे माथे पड़ता है, उसको मैं लाने से मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेरे को एमपी क्या होता है, नेगेटिव रिटर्न में चले जाता है। तो पहला वाला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकंड वाला रिटर्न डिमिनिशिंग, और तीसरा वाला नेगेटिव। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब एक लेबर को हायर करूंगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, दूसरे लेबर को हायर करूंगा प्रोडक्शन बढ़ेगा, तीसरे लेबर को हायर किया प्रोडक्शन बढ़ा। सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, एक लेबर को हायर करता हूँ, प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। सेकंड नेक्स्ट लेबर को हायर किया, प्रोडक्शन बढ़ा, टीपी बढ़ा लेकिन कम रेट से बढ़ा। नेक्स्ट लेबर को हायर किया, प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन कम रेट से बढ़ा। फिर उसके बाद एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पे मेरे को लेबर को हायर करने से कोई फायदा नहीं होता, इवन वो लेबर हायर करने से मेरा टीपी कम होता है। उस स्टेज में मैं क्या करूंगा, लेबर को मैं क्या करूंगा, कम करते जाऊंगा, उनको हमारे फैक्ट्री में से निकालते जाऊंगा कि तुम निकलो तो प्रोडक्शन बढ़ता है, तुम निकलो तो प्रोडक्शन बढ़ता है। ओके, तो ये मेरा स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री। इतना डिटेल में मैंने जो पता है, हमको इतना डिटेल में कहीं नहीं देखने को मिलेगा जो मैंने आपको अभी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ये मैं अपना था टोटल टेबल का कंटेंट। ये टेबल अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको क्या होगा, तो आपको ये मैंने कंसेप्ट भी सिखाया हो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देख बेटा, अगर ये टेबल समझ में आया हो तो आपको इजीली क्या होगा, आप इसके ऊपर से चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं, देख बेटा, सबसे पहले क्या बनाना है, देखो एमपी का चार्ट बनाना है। एमपी क्या है, अगर तू इधर देखेगा ना, एमपी आपका पॉजिटिव भी है, जीरो भी है एंड नेगेटिव भी है। वापस से एमपी पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे इसका चार्ट बनाओ। तो एमपी एमपी ये मेरा चार्ट है, ये मेरा लेबर आएगा, लेबर ये मेरा क्या आएगा, टोटल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या है, एक लेबर को हायर करते 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 यहाँ पे ये जीरो तक पहुँचता है और उसके बाद ये मेरे नेगेटिव पे पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेज वन ये पॉजिटिव है, स्टेज टू ये नेगेटिव, ये जीरो पे है, जीरो पे, और स्टेज नंबर थ्री ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये तीन स्टेज है। नेगेटिव की जगह क्या लिख दिया। ओके, स्टेज थ्री मेरा कौन सा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, कि यहाँ पे एक एडिशनल लेबर को लाने से मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है। अब हम बनाते हैं हमारा टीपी का शेप, किसका शेप, टोटल प्रोडक्ट का।
टोटल प्रोडक्ट का शेप बनाने के लिए क्या करने का बेटा, यहाँ से इसका जीरो पार्ट पकड़ के चलने का और उसको क्या करने का, उसको ऊपर बनाने का। आपको चार्ट बनाया आएगा। मैं खाली कंसेप्ट सिखाने के लिए आपको ये चार्ट बना रहा हूँ। ये चार्ट आपका कैसा बनता है, टीपी। टीपी जो है, अगर आप यहाँ पे टीपी को ध्यान से देखोगे, देखो मैं आपको पहले टीपी बता दूं। यहाँ पे टीपी आपका क्या है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये कब तक बढ़ता है, जब तक ये एमपी जीरो पे, क्योंकि इस स्टेज पे ये क्या होता है, टीपी होता है मैक्सिमम। इस स्टेज पे टीपी क्या होगा, मैक्सिमम। और उसके बाद मैक्सिमम के बाद वो क्या होता है, गिरना चालू होता है। तो यहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न कैसा होगा, एमपी, ये जो टीपी है वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये रीच टू दिस स्टेज। यहाँ पे वो क्या पहुंच जाएगा, टीपी पहुंचेगा अपने मैक्सिमम पे। अब क्या होगा, टीपी, क्योंकि एमपी गिर रहा है, क्योंकि एमपी गिर रहा है, इसका मतलब टीपी भी गिरेगा। तो टीपी क्या हो गया मेरा, डिक्रीजिंग हो गया। ओके बेटा, ओके सर, ओके जी। यहाँ ये क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। तो ये क्या हुआ हमारा, एम पी एंड टी पी, ठीक है। और देखो ये क्या हो गया, एम पी और टी पी। तो देखो ये हमारा जो चार्ट था, ये जो हमारा चार्ट था, इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। यहाँ पे बेटा देख, ये चार्ट किस तरह का बना है, ये एमपी मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट, जब जीरो प्रोडक्शन था, जब जीरो प्रोडक्शन था तो जीरो एमपी था। जैसे जैसे वो मैंने मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बना दिया, सॉरी फॉर डेट। यहाँ पे हमारा कर्व कैसा बनता है, ये जो मैंने कर्व बनाया है, ये हमारा बना है मार्जिनल यूटिलिटी का, ये बना है हमारा, ये जो था ना, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी वाला कर्व बना दिया था मैंने। ओके, ये वाला कर्व कैसे बनता है बेटा, ये वाला कर्व बनता है, आपका जो एमपी है ना, एमपी वो क्या होता है, बढ़ता है, आपका एमपी बढ़ता है। ये देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जब एमपी बढ़ रहा है, जब एमपी बढ़ रहा है, तो एपी भी क्या है, बढ़ रहा है। एपी का मतलब हो गया आप, एपी मतलब हाँ आपकी बात करो, एपी का मतलब हो गया आप, एमपी हो गए आपके माँ बाप, ठीक है, मदर एंड पापा, मम्मी पापा, मम्मी पापा, और ये हो गए एपी मतलब आप। तो जब क्या होता है, एमपी बढ़ता है, मतलब जब एपी, एपी बढ़ेगा 100 से 105, 105 से 110, क्या ये बढ़ा है, हाँ जी बढ़ा है। तो जब आप बढ़ते हो ना, आप कुछ ऐसा काम करते हो लाइफ में जिससे आपका क्या होता है, आपका ग्रोथ होता है। तो जब आप बढ़ते हो तो आपके माँ बाप क्या है, वो डबल तेजी से बढ़ते हैं। तो देखो ये 100 है, ये 100 है, ये 105, ये बढ़ा, आपके माँ बाप और प्राउड फील करते हैं, और आप बड़े, आपके माँ बाप और प्राउड फील करते हैं। मतलब जब आप बढ़ते हो तो माँ बाप और प्राउड फील करते हैं। मतलब क्या होगा कि एपी जब बढ़ेगा, एपी जब बढ़ेगा तो एमपी क्या होगा, उससे ज़्यादा ऊपर रहेगा, एमपी क्या होगा, उससे ज़्यादा ऊपर रहेगा। फिर क्या होगा बेटा, उसके बाद एमपी का पहुंचेगा ये मैक्सिमम पॉइंट, और उस मैक्स पे एपी का होगा मैक्सिमम पॉइंट, और उस स्टेज पे एमपी उसको मिलने आने के लिए वो क्या होगा, कम होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एपी हमारा, एपी हमारा क्या होगा, यहाँ पे पहुंचेगा, वहां पे एमपी अब उसके नीचे आएगा। ये जो स्टेज होता है वो होता है स्टेज नंबर 1। अब क्या होगा बेटा, अब एमपी गिरेगा, एमपी गिरेगा, देखो एमपी क्या होगा, कम 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 होते होते वो जीरो को पहुंचेगा, और जीरो के बाद वो नेगेटिव पे जाएगा। तो यहाँ पे जब आप, जब है ना एमपी क्या होगा, कम होगा। अच्छा बेटा, जब है ना आप कुछ गलत काम करते हो, कुछ हरकत करते हो, तो उससे माँ बाप और डबल तेजी से गिरते हैं। मतलब यहाँ पे एपी भी डाउन हो रहा है, देखो एवरेज प्रोडक्ट भी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, 110, 104, 100, 95, 90, 83। मतलब क्या होता है, आप गिरते हो तो एमपी आपसे डबल तेजी से गिरता है। तो हमको ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है एपी और एमपी में। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है, एपी और एमपी। एपी और एमपी क्या बोलता है, एपी बोलता है कि एपी अगर तू इंक्रीज हुआ, एपी अगर आप इंक्रीज होंगे तो एमपी, एमपी आपसे ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा, ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा। लेकिन जब क्या होगा, एपी डिक्रीज होगा, तो एमपी क्या बोलेगा, एमपी बोलेगा हम आपसे ज्यादा तेजी से डिक्रीज होंगे, ठीक है।
तो जब एपी बढ़ा तो एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ा, एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ा। जब एपी घटा तो क्या हुआ, एमपी ज़्यादा तेजी से गिरा। ठीक है। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे, जब क्या होगा, एमपी हमारा नेगेटिव होगा तो एपी भी क्या होगा, यहाँ पे एपी भी डिक्रीज होते जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे चार्ट में आप देखोगे कि एमपी क्या होगा, उसके बाद वो नेगेटिव जाएगा। अब हम टीपी के बारे में सोचते हैं। टीपी क्या होता है इस स्टेज पे, यहाँ पे टीपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ तक क्या होगा, टीपी पहले इनिशियली बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते फिर वो क्या होगा, घटेगा। और ये घटने के बाद फिर अब यहाँ पे जब घटेगा, मतलब मैं आपको चलो डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है बेटा, सुन, यहाँ पे एक स्टेज आता है पोई, पोई, POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो ये जो है ना हमारा, ये तीन, यहाँ पे एमपी को देखो, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, हाँ जी। तो ये हो गया कि यहाँ पे टीपी बढ़ेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्या, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद देखो एमपी डाउन हो रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। क्या होगा, ये इंक्रीज होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ये तेरा पार्ट हो गया, चलो हटा देते हैं। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखना है हमको कि ये स्टेज कौन सा होगा, इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद वाला रेट होगा, यहाँ पे ये इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। लास्ट में आता है जब ये हमारा जीरो हो जाता है, एमपी जीरो हो जाता है, उस स्टेज पे ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। फिर ये जब नेगेटिव होता है तो ये डिक्रीज होता है। बस, तो यही चार्ट हमको बनाना है। चलो एक बार हम यहाँ पे भी बनाते हैं। हम खुद चार्ट बनाएंगे, हम खुद चार्ट बनाएंगे। हटाओ हटाओ। चलो, अब देख बेटा, अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम एपी और एमपी को ध्यान में रख के चार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा पैटर्न हुई, ये हमारा लेबर हुआ, और नीचे क्या आया, ये मेरा प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। अब शुरू में क्या होता है, शुरू में मैंने आपको बताया एपी, एपी बढ़ता है। ठीक है। तो एमपी क्या होगा, अगर आप बढ़ोगे तो माँ बाप आपके ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है। और फिर क्या होंगे, वो आएंगे यहाँ पे जब एपी उसके मैक्स पे होगा, एपी उसके मैक्स पे होगा, तब एमपी क्या करेगा, दोनों दोनों इक्वल होंगे। फिर क्या होगा, जब आप गिरते हो, जब आप गिरना चालू करते हो, जब आप गिरना चालू करते हो, तब एमपी, एमपी बोलता है मतलब माँ बाप का नाम डबल तेजी से गिरता है। और वो गिरते गिरते कहाँ जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव के बाद और अगर गलत काम किए तो और क्या होगा, और नेगेटिव जाएगा। मतलब जो एमपी है ना, एमपी वो मेरा पॉजिटिव भी होता है, यहाँ पे बढ़ता है, फिर यहाँ पे एक स्टेज पे पहुँचा और फिर इसका गिरते हुए जीरो पे पहुँचा, जीरो के बाद वो नेगेटिव भी जाता है। ठीक है। और ये मेरा है एपी। क्या है, एपी। अब मैं बनाने जा रहा हूँ टीपी। टीपी क्या होता है, तो टीपी बोलते हैं कि टीपी के अंदर क्या होता है, इनिशियल ये एक स्टेज होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये स्टेज इसको बोलते हैं पॉई। पॉई का मतलब क्या होता है, पॉई मतलब एक ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये बढ़ता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। क्या होता है, इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। फिर क्या होगा, फिर वो इंक्रीज तो होगा बट एट अ डिक्रीजिंग। देख बेटा, ऐसा शेप होता है तो वो इंक्रीजिंग का है, ऐसा शेप हुआ वो, ये इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग रेट से हुआ। ये क्या हुआ, ये इंक्रीज तो हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से हुआ। ठीक है, समझ गए। तो ये स्टेज कौन सा हुआ, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर जब यहाँ पे क्या होगा, ये जब जीरो पे आएगा, किस पे आएगा, जीरो पे, तो ये कौन सा स्टेज पे आ जाएगा, ये आएगा मैक्सिमम। कौन सा स्टेज आएगा, मैक्सिमम। और जब क्या होगा, एमपी जब मेरा नेगेटिव होगा तो ये भी क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ठीक है बेटा, ओके। तो ये हमारा स्टेज है जिसके अंदर शुरू का जो स्टेज है ये पॉई है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। पॉई तक पहुंचा, पॉई के बाद ये क्या हुआ, डिक्रीज होना चालू हुआ। डिक्रीज ये बढ़ेगा लेकिन कम धीमे रेट से, और यहाँ पे कहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा इसके मैक्सिमम। फिर मैक्स के बाद क्या होगा, ये होगा डिक्लाइन। ठीक है।
और एपी एमपी में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जब आप इंक्रीज होंगे तो एमपी आपसे ज़्यादा तेजी से होगा, मतलब एमपी ऊपर होगा। जब आप डिक्रीज हो गए, यहाँ पे ये डिक्रीज हुआ तो एमपी ज़्यादा तेजी से डाउन जाएगा, एमपी गिरेगा और गिरते गिरते वो जीरो को, और जीरो के बाद नेगेटिव में चले जाएगा। ओके, इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है। चलो, अब हम पहुंचने वाले हैं बेटा हमारे लास्ट स्टेज पे, तो आप थोड़ा सा संयम रखिए। आपको अगर अच्छा लग रहा है, पहली बार सुन रहे हो, तो मैं आपको ऐसा नहीं मतलब अगर पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी मैं कंसेप्ट को इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपके सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। ओके, पहले ये कंसेप्ट खत्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने टीपी देखा है। टीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन, कि टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। एपी का मतलब होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? टीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे हम लेबर लेते हैं और लेबर मेरा वेरिएबल फैक्टर होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि टोटल एवरेज के अंदर यूनिट्स नहीं आता, यूनिट्स नहीं आता, वहाँ पे क्या आता है? वेरिएबल फैक्टर आता है, और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? लेबर होता है। एमपी का मतलब क्या होता है? एमपी का मतलब होता है ये मेरा जो टोटल, जो एमपी का मतलब होता है, आप कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर? चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सर ये वाला फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं। सर बेटा यहाँ पे है ना, देखो ये चेंज इन टीपी मतलब 210 माइनस 100, तो वो कितना हुआ? 110। और 2 माइनस 1 वो कितना हुआ? 1 हुआ। अब 1 को डिवाइड बाय करोगे 110 से तो वो 110 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आप जब एक एक का डिफरेंस है, तो ये फॉर्मूले के अंदर इसकी कोई अहमियत नहीं होती। इसकी अहमियत जब होती है जब डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? 1, 5, 10, 15 ऐसे होता, तो वहाँ पे क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी मायने रखता। ओके जी, तो ये हमने कौन सा फॉर्मूला देखा था? हमने टी पी एन माइनस 1 देखा। ओके जी। तो ये मेरा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब क्या किया हमने? अब हमने इसको ग्राफ में देख लिया, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया कि जो पहला स्टेज होता है वहाँ पे क्या होता है? अगर एपी बढ़ता है तो एमपी एमपी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। स्टेज नंबर 2 के अंदर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में एपी मैक्सिमम होता है, वहाँ पे क्या होता है? एमपी इक्वल टू एपी। जब एपी बढ़ के मैक्सिमम स्टेज पे पहुँचता है तो एमपी के बराबर आता है। फिर दूसरा एक और चीज़ ये देखा कि एपी डिक्रीजेज। अगर एपी क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो वो बोलता है एमपी, मतलब माँ बाप क्या होते हैं? ज़्यादा तेजी से नीचे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एमपी एपी का कंपैरिजन में बढ़ता भी तेजी से और गिरता भी तेजी से है। मतलब क्या होगा? जो एमपी है वो एपी को देखेगा, वो बोलेगा देख, अगर तू अच्छा है तो मैं तेरे साथ बहुत अच्छा हूँगा, अगर तू तू खराब बनेगा तो मेरे साथ डबल तेजी से खराब बनूंगा। मतलब अगर एपी बढ़ा तो एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ा, एपी घटा तो एमपी ज़्यादा तेजी से गिरेगा। ओके, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया एपी का मतलब क्या होता है। एपी शुरू में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो मैक्सिमम लेवल पे जाता है, फिर क्या होता है? वो डिक्रीज होना चाहता है, लेकिन ये डिक्रीज होते होते कभी भी जीरो को नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये एवरेज है, और एवरेज का मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो ये एपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट आता है एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? शुरू में इंक्रीज होता है, उसके बाद क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होते होते जीरो पे पहुंचता है, उसके बाद कहाँ जाता है? नेगेटिव में जाता है। फिर टीपी। टीपी क्या होता है? टीपी शुरू में बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, वही वाले स्टेज तक पहुंचता है, उसके बाद क्या होता है? वो इंक्रीज तो होता है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट से। जब तक एमपी पॉजिटिव होता है तब तक टीपी बढ़ता है, जब एमपी नेगेटिव जाता है तो टीपी क्या होता है? गिरना चालू कर देता है। ठीक है, मैक्सिमम वो लेवल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम वो लेवल होते हैं जिसके बाद से वो गिरना चालू होता है। ये इसका कर्व है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। चलो, अब हम आते हैं इसके फटाफट एक कंसेप्ट देख लेते हैं। मैंने वैसे आपको सब समझा दिया, फिर भी एक फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टेज नंबर 1 के ऊपर क्या होता है? टीपी की बात करें तो स्टेज नंबर 1 के अंदर टीपी पहले शुरू में बढ़ता है, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, पॉई वाले तक पहुंचता है, और पॉई के बाद वो इंक्रीज होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट से। एपी की बात करें तो एपी क्या होता है? शुरू में बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते कौन से लेवल पर पहुंच जाता है? उसके मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। एमपी की बात करें तो एमपी का क्या है? तो एमपी शुरू में बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते पॉइंट लेवल तक वो बढ़ता है, उसके बाद वो गिरना चालू करता है, और गिर के वो क्या होता है? एपी को मिलता है, एपी के बराबर पहुंच जाता है। यहाँ पे क्या होता है? कभी भी शुरू में क्या होता है? इस स्टेज के अंदर ईपी अगर बढ़ता है तो एमपी ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, तो यहाँ पे एमपी इज ग्रेटर देन द ईपी। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेज नंबर 2।
स्टेज नंबर टू बोलता है, स्टेज नंबर टू बोलता है, ये स्टेज कौन सा होता है, ये स्टेज होता है डिमिनिशिंग, ये वाला स्टेज होता है रिटर्निंग इंक्रीजिंग रिटर्न, ये डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। इसमें क्या होता है कि जब आप एक लेबर को ऐड करते हो, क्योंकि वो कंप्यूटर का काम रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए टोटल आउटपुट तो बढ़ता है बट धीमे रेट से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीपी क्या होगा, टीपी बढ़ेगा, कंटिन्यू टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट से। यहाँ पे एपी, एपी एवरेज प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट के अंदर तो क्या करना है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ जिसको डिवाइड बाय क्या करना है, वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर देना है। फिर आते हैं हमारे एमपी, एमपी क्या बोलते हैं, एमपी बोला जाता है कि भाई यहाँ पे स्टेज नंबर टू के अंदर एमपी हमारा डिक्रीज होने लगता है। एमपी ऑफ द ऑल वेरिएबल फैक्टर इज डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव। मतलब क्या होता है, एमपी गिरता है क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि सारे कैपिटल ऑक्यूपाइड हो चुके, जब हम लेबर को हायर कर रहे हैं तो उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन धीमे रेट से बढ़ता है। मतलब एमपी क्या होता है, सेकेंड स्टेज में डिमिनिशिंग होता है बट पॉजिटिव रहता है, वो पॉजिटिव होता है मतलब जीरो तक पहुंचता है, ठीक है। ओके, ठीक है, कहाँ तक पहुंचेगा वो, जीरो तक पहुंचेगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टेज नंबर थ्री। स्टेज नंबर थ्री के अंदर हमने बात की अभी, स्टेज नंबर थ्री क्या होता है, स्टेज नंबर थ्री ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक लेबर को हायर करने से टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर डिक्रीज होती है, इसीलिए टीपी क्या होता है यहाँ पे, डिक्लाइन होता है। टीपी डिक्लाइन होगा तो एपी भी डिक्लाइन होगा, और मेरा जो एमपी है वो एमपी कहाँ पहुँच जाता है, वो एमपी पहुँच जाता है नेगेटिव। कहाँ पहुँचेगा, नेगेटिव, कहाँ पहुंचेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो लेबर यूनिट कैपिटल की कंपैरिजन में इतना बढ़ चुका है, ये तो मैंने आपको बताया था कि लेबर अपनी इफिशिएंसी से भी काम नहीं कर सकता। ओके, ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। अब इसका हम फटाफट एक वो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन वही घुमा फिरा के एक ही चीज दे हुई। एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला कि स्टेज नंबर वन के अंदर, स्टेज नंबर वन के अंदर ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो हमारा एमपी है वो ज़्यादा होता है, जो हमारा टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बोलता है कि भाई सुनो, भाई जो कंप्यूटर है ना वो आइडल है, और जब मैं एक व्यक्ति को हायर कर रहा हूँ वो कंप्यूटर पे बैठ रहा है, मशीन पे बैठ रहा है, इसलिए उसके उसके द्वारा गया हुआ प्रोडक्शन वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। जब काम का बंटवारा होने लगता है तो सबके बीच में क्या होता है, सबके बीच में काम ढंग से बढ़ जाता है, सभी के पास क्या होता है, स्पेशल स्किल डेवलप हो जाती है, तो क्या होता है वहाँ पे हमारा रिटर्न टू स्किल भी बढ़ता है। ओके, एक मिनट चालू रखो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम है ना कुछ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन क्या, कि हर एक स्टेज की एक्सप्लेनेशन। स्टेज वन के अंदर क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, तो बोलते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए होगा क्योंकि आपका जो फिक्स फैक्टर है वो ज़्यादा होता है वेरिएबल फैक्टर से। मतलब कंप्यूटर्स आपके चार हैं लेकिन काम करने वाला सिर्फ एक है, इसलिए क्या होता है जब एक लेबर को हायर करता है वो जाके सीधा कंप्यूटर पर बैठता है, जो दूसरे लेबर को हायर करता है वो कंप्यूटर पर बैठता है, जो तीसरे व्यक्ति को हायर करता है वो कंप्यूटर पर बैठता है। मतलब अब आपके चारों चार कंप्यूटर ऑक्यूपाई हो चुके हैं, इसलिए जब एक व्यक्ति आता है वो इसका वर्कलोड कम कर, अपने पिछले वाले का वर्कलोड कम करता है, इसलिए ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ती है, वर्क में स्पेशलाइजेशन आता है, इसलिए ओवरऑल इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि क्या है, ये चार कंप्यूटर हैं और जब चारों वो बैठ जाते हैं तो शुरू में सारे कंप्यूटर लेने की क्या, अब ये क्वेश्चन आता है, पहला तो ये मालूम पड़ गया यहाँ पे इसलिए क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर चार लैपटॉप लेने की क्या जरूरत थी, चार कंप्यूटर लेने की क्या जरूरत थी। अरे बेटा, जब प्लानिंग फेज में होते हैं, प्लानिंग फेज में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाले 5 साल बाद हम कहाँ पे पहुंचेंगे, आने वाले 2 साल बाद हम कहाँ पे पहुंचेंगे। तो प्लानिंग फेज के अंदर हम क्या करते हैं, दूरदृष्टि देखते हैं, फोरसाइट नेट्स देखते हैं, उसके हिसाब से मशीनरी को एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि एक बार मशीन जब बैठ जाती है, एक बार जब आपका फिक्स कॉस्ट फिक्स हो जाता है उसके बाद उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, इसलिए आप हमेशा क्या करते हो, बड़ा एरिया लेते हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है, जब क्या होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए मिलता है क्योंकि हर एक व्यक्ति का, जैसे इस व्यक्ति को दे दिया मैंने अकाउंट्स, इसको दे दिया ऑडिट, इसको दे दिया इनडायरेक्ट टैक्स और इसको दे दिया डायरेक्ट टैक्स, हर एक व्यक्ति का क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, इसलिए क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, वर्क का अलोकेशन, प्रॉपर अलोकेशन हो जाता है, हर एक का स्पेशलाइजेशन होता है, इसलिए मेरे को इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। ओके, इसलिए क्या मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है।
स्टेज नंबर 2 को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हमारा रिटर्न बढ़ा क्यों नहीं? बेटा इसीलिए कि नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति के सामने एक आपका क्या आ गया, असिस्टेंट। एक व्यक्ति के सामने आपका एक असिस्टेंट आ गया, और जब एक व्यक्ति के सामने आपका एक असिस्टेंट आता है तो वो जो व्यक्ति जो असिस्टेंट है वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता। तो सर कंप्यूटर बढ़ा दो ना। अरे अरे मेरे इंटेलिजेंट इंसान, जो फिक्स फैक्टर है उसको मैं इंक्रीज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारे लेबर वेरिएबल फैक्टर मतलब कि लेबर को ही इंक्रीज कर सकता हूँ, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज नहीं, ये मेरा फिक्स्ड फिक्स्ड है। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर मैं इंक्रीज करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर मेरे फिक्स फैक्टर को रिप्लेस नहीं करता, मतलब कि ये जो व्यक्ति है, जो इंसान जिसको मैंने हायर किया है, वो कंप्यूटर का काम नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है कि उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो जरूर है, लेकिन कम रेट से बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखने का कि इट्स इज द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ वन फैक्टर और फॉर अनदर। मतलब क्या होता है कि जो मेरा वेरिएबल फैक्टर है जिसको मैं हायर कर रहा हूँ, वो मेरे कंप्यूटर का काम को रिप्लेस नहीं करा। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी कि मेरा प्रोडक्शन बढ़ने के, मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है, इसके लिए मैं लेबर को हायर किया, लेकिन वो क्या है, वो लेबर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कंप्यूटर का, इसीलिए उसके द्वारा किया गया प्रोडक्शन, उससे ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा जितना अगर एक वैकेंट कंप्यूटर पे अगर इंसान आता तो। ठीक है, अगर ये हैड द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होता तो फिर डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आता, यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं आता, मतलब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी के कारण क्या होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। ओके जी, ओके। नेक्स्ट वाला स्टेज है स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 के अंदर हमारा डिक्लाइन रिटर्न क्यों होता है? सर इसलिए होता है क्योंकि एक बंदे की हेल्प के लिए तीन तीन असिस्टेंट, तीन तीन ऐसे कर, वो बोलेगा नहीं वैसे कर, वो बोलेगा नहीं ऐसे कर, और फिर क्या करेंगे, सब आपस में झगड़ेंगे। इसीलिए क्या होता है कि जब एक लिमिट से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर मतलब मेरा जो लेबर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो मेरे को क्या मिलती है, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी की मिलती है। क्या मिलती है? नेगेटिव प्रोडक्टिविटी। और ये नेगेटिव प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, इंसान को फायर करना पड़ता है, गेट आउट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। क्यों? उससे क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन फिर इंक्रीज होने लगता है। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि सर ये बोलता है कि ये बताओ कि आपने जो प्रोडक्शन है उसको 3 स्टेज में बांटा है, स्टेज 1 2 3। बताओ कौन से स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से स्टेज तक प्रोडक्शन करना चाहिए। तो आपने देखा होगा स्टेज नंबर 3 जो होता है ना, स्टेज नंबर 3 उसमें ओवरऑल प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो उस स्टेज में तो हम बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस स्टेज में तो हम लेबर को हायर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं लेबर को हायर करूंगा वो मेरे माथे पड़ेगा, क्योंकि उससे मेरे को कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा मेरा प्रोडक्शन कम ही होगा। तो मैं कभी भी स्टेज नंबर 3 में प्रोडक्शन नहीं करूंगा। अच्छा सर स्टेज नंबर 1 के बारे में क्या ख्याल है? बेटा स्टेज नंबर 1 क्या होता है, स्टेज नंबर 1 के अंदर एक लेबर को हायर करता प्रोडक्शन बढ़ता है, दूसरे लेबर को हायर किया प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ा, तीसरे लेबर को हायर किया प्रोडक्शन उससे ज्यादा बढ़ा, बढ़ते जा रहा है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मैं वहां पे क्यों स्टॉप हूँ? तो हम कभी भी स्टेज नंबर 1 में स्टॉप नहीं होते, तो यहाँ पे भी हम स्टॉप नहीं होंगे। अब आते हैं हमारे स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 में क्या देखा था कि जब मैं लेबर को हायर करता हूँ उसके द्वारा मिला गया प्रोडक्शन बढ़ता है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पे क्या होता है, टीपी इंक्रीज होता है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अब बेटा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे मेरे को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा? इंपॉर्टेंट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें मैं देखूंगा कि भाई अगर मैं अपने लेबर को हायर कर रहा हूँ तो लेबर की वेजेस क्या है, लेबर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और सामने वो मेरे को कितना रिटर्न दे रहा है। आप अपने लेबर को जब भी हायर करोगे, सपोज आप कोई लेबर को हायर करते हो, उससे वो आपको कमा के दे रहा है 1000 रुपये, और उसकी सैलरी है सपोज 10,000 रुपये, क्या आप ऐसे लेबर को हायर करोगे? नहीं जी नहीं। आप बोलोगे मेरे को वो रिटर्न दे रहा है 1000 रुपये का, रिटर्न कितने का दे रहा है? रिटर्न दे रहा है 1000 रुपये का, उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है 10,000, मेरे को 9,000 मेरे को अपनी जेब से निकाल के देना पड़ रहा है। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वो देखूंगा कि अगर मैं एक लेबर को हायर कर रहा हूँ, अगर वो मेरे को कमा के दे रहा है 20,000 रुपये,
सपोज उसकी सैलरी है 9,000 रुपये, मेरे को रिटर्न उससे मिल रहा है 11,000 रुपये, मतलब मैं उसको हायर करूँगा। मतलब क्या हुआ बेटा कि जब टीपी के अंदर हम सेकेंड स्टेज के अंदर प्रोडक्शन करेंगे और उस लेवल तक प्रोडक्शन करेंगे जहाँ पे एक लेबर को हायर करने से जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा उससे मिलने वाला जो रेवेन्यू वो ज़्यादा होगा और उसकी जो कॉस्ट लगेगी वो कम होगी, उस लेवल तक हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो और उस स्टेज तक प्रोडक्शन करो। अगर अगर बेटा आप अगर बोलते हैं नहीं 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 हम तो स्टेज नंबर 3 में प्रोडक्शन करेंगे या तो हम तो स्टेज नंबर 1 में ही प्रोडक्शन करेंगे, तो उस स्टेज उस चीज को क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है पागलपंती, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। कि भाई आप इकोनॉमिक एब्सर्डिटी हो कि आपको मालूम नहीं पड़ता कि स्टेज 1 में नहीं रुकना चाहिए या तो स्टेज 3 तक नहीं जाना चाहिए। अगर आप स्टेज 1 में ही रुक जाते हो या तो बोलते हो मैं तो चलते जाऊंगा और स्टेज नंबर 3 तक पहुंच जाते हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, दिस इज स्टेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या तो इकोनॉमिक नॉनसेंस। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक नॉनसेंस। ओके, तो बेटा हाँ, हमारा एक टॉपिक बच गया था वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। कोई भी कोने से कोई भी टॉपिक बचना नहीं चाहिए, हमारा लक्ष्य है पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। हाँ, ये वाला टॉपिक यहाँ पे अब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट या तो डिमिनिशिंग रिटर्न। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बताता है कि प्रोडक्शन फंक्शन विद वन वेरिएबल कीपिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर वेरिएबल फिक्स्ड। मतलब एक वेरिएबल को, एक मेरा वेरिएबल फैक्टर होगा, वेरिएबल का मतलब जिसको जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, एक फैक्टर कैसा होगा जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, वो मेरा कैसा होता है, वो फैक्टर मेरा वेरिएबल होगा। दूसरा फैक्टर को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा फिक्स फैक्टर होगा। फिर दूसरा, इट रिफर टू द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होगा जिसके अंदर आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ ओनली वन इनपुट के अंदर चेंज होगा। ठीक है, ये फैक्ट ये स्टेज को क्या बोलते हैं, इस स्टेज को बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन। जहाँ पे क्या होगा, व्हेन ऑल, जब क्या होता है ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी इंक्रीज, इस स्टेज के अंदर सारे फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, सारे फैक्टर को चेंज करना जाओ लॉन्ग रन में, एक फैक्टर को चेंज करना आओ शॉर्ट रन में। ठीक है, एग्जाम्पल, वी कैन नॉट बिल्ड अ प्लान और डिसमेंटल और प्लान इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर हम दो सब कुछ नहीं कर सकते, हम खाली वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे। अब एजम्पशन ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोपोर्शन, अब इसने क्या क्या एजम्पशन लिए हुए, ये बोलता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजिया है वो क्या है, रिमेन अनचेंज। ये बोलता है कि मेरे जो सम इनपुट्स है, जो कैपिटल है वो रिमेन फिक्स रहेंगे, वो क्या रहेंगे, वो मेरे फिक्स रहेंगे। अगर उसको आपने अगर सभी को अल्टर करना है तो आप लॉन्ग रन में जाओ, लॉन्ग रन आएगा हमारा नेक्स्ट वही कंसेप्ट रहने वाला है। यहाँ पे दिस लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोज केस वेयर द फैक्टर मस्ट बी यूज इन फिक्स प्रोपोर्शन। सर इस चीज को समझना, इस चीज ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है अगर एक लेबर को मैं लाऊं, एक लेबर से मेरा 100 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, दो लेबर को लाऊं वो मेरा उससे मेरा प्रोडक्शन क्या रहेगा, 100 यूनिट का होगा। तीन लेबर को लाऊं मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक ऐसा स्टेज जहाँ पे मेरे को फिक्स्ड फैक्टर प्लस वेरिएबल फैक्टर दोनों मिलेंगे तो ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, तो ही क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। उस स्टेज में क्या होगा कि एक फैक्टर, एक लेबर प्लस मेरी जो मशीन थी उससे 100 का प्रोडक्शन हुआ। अब मैं अगर फिक्स फैक्टर को इंक्रीज ना करूं और वेरिएबल को इंक्रीज करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक मशीनरी है, उस मशीनरी पे एक ही व्यक्ति बैठ के काम कर सकता है। अगर मेरे को दूसरे व्यक्ति को हायर करना है तो दूसरा व्यक्ति इस पे काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होती है उस पर्सन के द्वारा। तो मेरे को दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर ही फिक्स फैक्टर लाना पड़ेगा, फिक्स फैक्टर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये बोलता है कि ये एजम्पशन, ये जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये काम नहीं करता। जब क्या होता है आपको दोनों को इक्वल मात्रा में इंक्रीज या तो डिक्रीज करना पड़े। अगर फिक्स फैक्टर को भी इंक्रीज करना पड़े एंड वेरिएबल फैक्टर को भी, दोनों को इक्वल मात्रा में जब इंक्रीज करना पड़ता है और उसी के कारण अगर प्रोडक्शन क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, तब लॉ ऑफ वेरिएबल काम नहीं करेगा कि फिक्स फैक्टर को तो इंक्रीज ना करो लेकिन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करो, तो उससे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में
हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल काम नहीं करता। देखो यहाँ से हमने एक लेबर को लाया, प्रोडक्शन वो वही का वही, दो लेबर को, मतलब मैंने फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं किया, सिर्फ लेबर को इंक्रीज करा तो भी मेरा प्रोडक्शन वही का वही, तीन लेबर को लाया तो भी मेरा प्रोडक्शन वही का वही। उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन के अंदर मेरा यहाँ पे एपी क्या होगा, एपी कम होते जाएगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ सेकंड लेबर क्या रहेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो, थर्ड लेबर की जीरो, फोर्थ लेबर की जीरो, इस तरह से जीरो 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 कंटिन्यू रहेगी। तो मैं लेबर को हायर ही क्यों करूँ, इससे अच्छा तो क्या करूंगा, मैं वहाँ पे एक लेबर लाऊंगा, एक फिक्स फैक्टर लाऊंगा, एक लेबर लाऊंगा, एक फिक्स फैक्टर लाऊंगा। मतलब यहाँ पे जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, जिसके अंदर बोला है कि वेरिएबल फैक्टर को तो इंक्रीज करो लेकिन फिक्स फैक्टर को इंक्रीज मत करो, इसको इंक्रीज मत करो। ये ऐसा एजम्पशन जब भी काम करता है जब आपके ऐसी सिचुएशन ना हो, ठीक है। जब फिक्स पोर्शन के अंदर दोनों इनपुट को बढ़ाना पड़े, उस सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये एजम्पशन काम करेगा। और लास्ट आता है वी कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट एंड नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप यूनिट्स को कंसिडर करते हो, कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडर नहीं करते। मॉनेटरी टर्म्स में मतलब रुपीस टर्म में कंसिडर करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वाला यूनिट, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। ये हमारा कौन सा है, ये थियरी ऑफ प्रोडक्शन है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम सिर्फ यूनिट्स को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। ओके, तो बेटा जी यहाँ पे बेटा हमने क्या किया है, हमने जो टोटल हमारा जो टोटल शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन कॉस्ट, उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और हमारा टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन को स्टडी किया। अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर देने वाला है उसके अंदर हम देखेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन। आई होप आपको इस लेक्चर में मज़ा आया होगा पढ़ के, ठीक है। तो मज़ा आया हो, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसको देख के मुझे मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक जरूर से करना अच्छा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना। चलो मिलते हैं इस ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।